हाय एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेई एडवांस का क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2021 का है, पेपर 2। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है, बेसिकली एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जेई एडवांस 2021 पेपर 2 का। ठीक है, सो सबसे पहले हम पैराग्राफ पे चलेंगे। सो क्या है? सो पैराग्राफ इज रिगार्डिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो इट इज, आपको पता ही है कितनी एनर्जी चाहिए टू ब्रेक अ बॉन्ड। ठीक है, दैट इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी की और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। जितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड जब बनेगा। ठीक है, ओके। एंड हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं कब? गैसियस स्टेट में। ठीक है, और हमारी जो क्लीवेज होती है वो क्या होती है बेटा? होमोलिटिक क्लीवेज होती है ना। तो होमोलिटिक क्लीवेज आपको पता है कि उस केस में रेडिकल्स बनते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पे ए और बी में बॉन्ड है, तो बॉन्ड के अंदर आपके पास ये बॉन्ड पेयर है, तो जब ये क्लीव करेगा होमोलिटिकली तो आपके पास जिसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको चला गया। सो यहाँ पे दो रेडिकल्स बन गए, ए रेडिकल और बी रेडिकल। सो दिस इज द होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम होमोलिटिक क्लीवेज के केस में यूज करते हैं और गैसियस स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट तो आपको पता है जब हम थर्मोकेमिस्ट्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि जो PDE है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज इफेक्टेड बाय द एस कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स फॉर्म, है ना। सो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद स्टेबल रेडिकल्स बन रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होएगी, है ना। जितनी एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड वो कम लगेगी। एंड अगर बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो BDE आपकी ज़्यादा होएगी। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे चलेंगे। ठीक है, सो उसके आगे क्या दिया हुआ है? जो शॉर्टर बॉन्ड्स हैं दे आर टिपिकली द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। ठीक है, ये भी हमें पता है ना। अगर बॉन्ड लेंथ कम होएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होएगी। सो उसके बाद आपको डेटा भी दे रखा है, डेटा आगे यूज होगा। तो BD आपको सम बॉन्ड्स का दे रखा है। तो ये देखो, जब आप CH बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऑल्दो आपके पास यहाँ पे 4 CH बॉन्ड्स हैं, है ना, बट ये क्या दी होती है हमें? मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चारों की। तो वो आपके पास कितनी है? 105 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, CH बॉन्ड की। देन आपके पास क्या है? Cl के बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी 58 है, राइट, किलो कैलोरीज पर मोल। देन कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे तो रेडिकल्स बने ये वाले, है ना। मिथाइल रेडिकल बना, क्लोरीन रेडिकल, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दे रखी है। उसके बाद आपको HCl की भी दे रखी है। सो HCl की आपके पास कितनी है? 103। तो देखो जो आपको दिया हुआ है, शॉर्टर बॉन्ड्स आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो, देखो H और Cl का बॉन्ड शॉर्टर होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, है ना। कार्बन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, सो नेट यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होएगी। तो आप देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वहीं कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्लाइटली वीकर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। कार्बन एटम तो सेम है, उसके कंपैरिजन में देखो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो बस इस तरह डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो हमने डेटा को यूज़ करना है। ठीक है, डेटा को यूज़ करना है और क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका मैच द कॉलम है। इसमें आपको CH बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज को मैच करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो, ये J कॉलम में मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, K कॉलम में आपको BDs दे रखी है किलो कैलोरीज पर मोल में, है ना। तो आपको कंपेयर करना है। तो देखो वहाँ पे क्या बोला हुआ था? वहाँ पे बोला हुआ था एक परसेंटेज एस करेक्टर इफेक्ट करेगा BDE को, है ना। सो वी नो, देखो अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड में एस का करेक्टर ज़्यादा है, आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एल्काइन में। एल्कीन में sp2 है, एल्काइन में आपका sp है ना। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर ज़्यादा है, sp2 में रिलेटिवली कम है, sp3 में और कम है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो मीन्स के बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर है, तो आपकी BDE ज़्यादा होगी। ठीक है, सो व्हाट यू कॉल इट?
कॉल इट एज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। पहला हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, याद करो वहाँ पे क्या दिया हुआ था, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, दैट इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। देखो अगर स्टेबिलिटी रेडिकल्स की ज़्यादा है, जो रेडिकल्स फॉर्म हुए वाया होमोलिटिक क्लीवेज, तो आप खुद देखो अगर रेडिकल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड आपका रिलेटिवली वीक है क्योंकि उससे जो रेडिकल्स बन रहे हैं वो स्टेबल बन रहे हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 है फ्रॉम द पैराग्राफ। क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है, आपको रिएक्शन दे रखा है। तो रिएक्शन आपके पास क्या है, क्लोरीनेशन मीथेन का। तो जैसे आप हैलोजिनेशन करते हो एल्केन्स की, है ना, तो आपको पता है ये जो आपका मैकेनिज्म है वो कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना। तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है, यू कॉल इट, है ना, चेन रिएक्शन है। तो उसको स्टडी करते हो कि आपके पास पहले इनिशिएशन हुई, देन प्रोपगेशन स्टेप्स एंड देन टर्मिनेशन स्टेप, है ना। तो उसके बेसिस पे हम करेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, देखो अलग अलग स्टेप्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ है और आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट स्पॉट करनी है, मतलब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, MCQ है, उस अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, है ना। हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं बेटा रिएक्शन का। तो एंथैल्पी चेंज आपका रिएक्शन का, RXN में लिखता हूँ रिएक्शन के लिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो वो आपके पास क्या होती है, दिस इज सिंपली जो आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट्स की, ठीक है, माइनस जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, प्रोडक्ट्स की और यहाँ पे रिएक्टेंट्स की, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के केस में बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ते हैं, तो आप BD लोगे एज सच, और प्रोडक्ट के केस में बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा जाएगा। ऐसे क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट BD के केस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो डेल्टा H है रिएक्शन की, वो आपके पास क्या है, समेशन, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वहाँ पे ना। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट्स की आप लोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस देन यू टेक माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। माइनस क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनने से बॉन्ड्स बने तो एनर्जी रिलीज हुई, तो इस तरह आप लिखते हो। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का। उसके बाद देखो हम थोड़ा ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, जैसे फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है तो स्टेप्स कौन से हैं, है ना, तो वो हमने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर और रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो ये भी आपका जो GOC वाला पार्ट है ऑर्गेनिक का, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम पहला पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का, ये वाला, है ना, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो BD ज्यादा। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम इन आपस में कंपेयर करें तो देखो, अगर मैं रेडिकल की स्टेबिलिटी देखूं तो इस केस में अगर P ब्रेक करेगा तो P के केस में आपके पास कौन सा रेडिकल बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे आपके पास बना ये वाला रेडिकल, देखो ये CH और यहाँ पे आपके पास CH3 ट्वाइस, ये वाला रेडिकल। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी रेडिकल है। ओके, सेकेंडरी रेडिकल हो गया ना, 2 डिग्री रेडिकल यू कैन से, एक सेकेंडरी रेडिकल है। तो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशंस बढ़ाते जाओगे तो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, सो एक स्टेबल रेडिकल है। ठीक है, P से जो बनेगा। सिमिलरली देखो Q से आपके पास कौन सा रेडिकल बनेगा, Q में आपके पास बनेगा यहाँ पे रेडिकल, है ना, दिस इज CH2 एंड दिस इज फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग, तो ये बेंजाइल रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है ये, बेंजाइल रेडिकल। और आपको तो पता है बेंजाइल रेडिकल रेजोनेंस के कारण ये रेडिकल आपका रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, तो बेंजाइल रेडिकल तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वहीं अगर आप R और S के केस में देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला रेडिकल बनेगा, मतलब ये वाले कार्बन पे रेडिकल है। ठीक है, जैसे R और S को देख लो, इस केस में जैसे
आर के केस में आपके पास ये बन गया, ठीक है, और एस के केस में आपके पास ये बन गया, राइट। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों रेडिकल्स आपके ज़्यादा स्टेबल हैं। कौन से? पी और क्यू वाले, ठीक है। सो ऑब्वियसली उनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम होएगी, मतलब इन दोनों के लिए आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू कम होएगी। तो यहाँ पे देखो कम वैल्यूज कौन सी हैं, ये कम वैल्यूज है ना 95 और 88, फिर बाद में हम इनको आपस में भी कंपेयर कर लेंगे। तो ये वैल्यूज इन दोनों को बिलोंग करती हैं, पी और क्यू को, बिकॉज दे आर द लेसर वैल्यूज। व्हाई? बिकॉज दीज रेडिकल्स आर स्टेबल, ठीक है, दे आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दीज टू, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इनमें आपस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका जो बेंजाइल रेडिकल आपको पता है 2 डिग्री रेडिकल या 3 डिग्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बेंजाइल के केस में आपकी रेजोनेंस होएगी रेडिकल की, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी वेल नो है ना कि ये रेडिकल आपका बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ बेटा? बेंजाइल रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल हुआ। तो बेंजाइल रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 88, राइट। और 88 के बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू 95 किसकी आएगी? फॉर 2 डिग्री रेडिकल, वहां पे रेजोनेंस नहीं है ना, वहां पे मिथाइल ग्रुप्स वाया हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो बस ये दोनों सॉर्ट आउट हो गए। उसके बाद इन दोनों में आपस में वैल्यूज देखनी है, तो ये हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर हम इन दोनों में अगर वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो हम परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे ना। वी ऑल नो दैट, देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है एल्काइन वाला, है ना, तो जब ये बना तो ये बना कैसे? ये वाला कार्बन आपका sp2 है हाइब्रिडाइजेशन में, और ये वाला आपका sp है। तो यू ऑल नो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो sp के केस में आपके पास s और p का बराबर कंट्रीब्यूशन है, तो 50% कंट्रीब्यूशन आपका s का है। सो यहाँ पे 50% s करेक्टर है, ज़्यादा s करेक्टर है। वहीं आपके पास sp2 में एक s और 3 p है, तो s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/3 टोटल 3 में से, तो 1/3 मतलब 33% s करेक्टर है, ठीक है। तो मतलब s करेक्टर आपका ज़्यादा sp वाले हाइब्रिडाइज कार्बन के केस में है, मतलब जो कार्बन ने ये वाला बॉन्ड बनाया अल्काइन में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है। तो अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके बॉन्ड की ज़्यादा होएगी? एल्काइन वाले बॉन्ड की, है ना। मतलब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, सिंस यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, जिसका s करेक्टर ज़्यादा है। इसका मतलब है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी, इसकी bd विल बी हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब यहाँ पे bd कितनी होगी बेटा? 132। सो बस खत्म फिर। तो जो रिमेनिंग है 110 वो आपकी एल्कीन वाले का है, ठीक है। तो बस सो इसका मतलब आपकी ऑप्शन क्या बनेगी? सो देखो P के केस में आपके पास आएगा, मैच करो। सो P के केस में आपके पास आएगा 3, P आपने 3 किया, ठीक है, P3। देन Q के केस में आपकी सबसे कम थी 4, राइट। R के केस में आपके पास है 2, दैट इज 110, और S के केस में हाईएस्ट है दैट इज 1, दैट इज 132, ये वाली। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये सिंपल इस वाले से हो जाएगा हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा ये वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, सो आपको जो रिएक्शन दे रखा है, यू नो कि फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है, तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा? रेडिकल्स आपके बनेंगे स्टार्टिंग में ना। तो इनिशिएशन कौन करता है यहाँ पे? क्लोरीन। जैसे क्लोरीन ये आपके पास हैलोजन है, इसने क्या करना है? इसने लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब करना है, H लिखते हैं तो 2 क्लोरीन रेडिकल्स बन गए इन द स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है दैट टेंड्स टू ब्रेक होमोलिटिकली, 2 क्लोरीन रेडिकल्स बन गए, ठीक है। चलो, उसके बाद देखते हैं आपके पास नेक्स्ट स्टेप प्रोपेगेशन का है ना। प्रोपेगेशन के स्टेप्स आप कैसे लिख सकते हो? ये जो आपका क्लोरीन रेडिकल बना
ये मीथेन के पास आएगा, तो मीथेन का जो CH बॉन्ड है वो टूटेगा, तो यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बनता है, एंड देन साथ में यहाँ पे HCl बन गया। ठीक है, तो एक प्रोपेगेशन स्टेप हो गया। प्रोपेगेशन में रेडिकल कंज्यूम होता है और रेडिकल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये मिथाइल रेडिकल खुद भी तो जाएगा फर्दर, तो ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन को पकड़ सकता है, तो इस केस में क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन का Cl बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल दोबारा से आ गया। तो भाई रेडिकल आया, रेडिकल गया। सो दीज आर द प्रोपेगेशन स्टेप्स ना, जिससे ये जो रेडिकल्स बने हैं वो आगे फर्दर प्रोपेगेट करेंगे चेन रिएक्शन को। मेन चेन रिएक्शन इस प्रोपेगेशन स्टेप का रन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन हमारे पास क्या हो गया, जिसमें दो रेडिकल्स कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, सो कोई भी आप दो रेडिकल्स को कंबाइन करा सकते हो। से फॉर एग्जांपल ये जैसे मिथाइल रेडिकल है, वो आपका क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन कर गया, तो रेडिकल्स खत्म हो गए, सो यू गेट द मिथाइल क्लोराइड। आप ऐसे भी बना सकते हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन, है ना। दो क्लोरीन रेडिकल्स आपके कंबाइन कर गए और आपके पास यहाँ पे क्लोरीन गैस बन गई। दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेशन स्टेप, रेडिकल्स खत्म हो जाते हैं टर्मिनेशन में। ठीक है, सो ये आपका स्टेप है, यू ऑल नो दैट। चलो, तो हमें देखो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, जो इनिशिएशन स्टेप है दैट इज एक्सोथर्मिक, जिसका डेल्टा एच कितना है, -58 किलो कैलोरीज पर मोल। तो बेटा ये तो सरासर गलत है ना, क्यों, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप में क्या है, बॉन्ड टूट रहा है ना। तो बॉन्ड टूट रहा है तो ऑब्वियसली वाला स्टेप एंडोथर्मिक होगा ना, एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी। और एंडोथर्मिक में आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी, देखो वही 1 मोल CCl बॉन्ड का तोड़ना है आपको, Cl बॉन्ड का तोड़ना है ना। सो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पीछे आपको डेटा दिया हुआ है सबसे पहले जो आपको दिया हुआ था, देखो ये वाला। अगर आपको ये 1 मोल बॉन्ड्स का तोड़ना है, गैसियस बॉन्ड्स का, तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 58। सो बस, तो मतलब ये वाला जो स्टेप है दैट इज एंडोथर्मिक स्टेप, और यहाँ पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 58 किलो कैलोरीज पर मोल। बस बात खत्म। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, एंडोथर्मिक है स्टेप। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। अगला देखो, प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग द मिथाइल रेडिकल फॉर्मेशन, मतलब इस वाले प्रोपेगेशन स्टेप की बात कर रहा है जिसमें मिथाइल रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये वाला स्टेप बेटा कह रहा है इट्स एक्सोथर्मिक, जहां पे डेल्टा एच नॉट इज -2 किलो कैलोरीज पर मोल। सो चेक करें ये वाला जो स्टेप है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सो लेट्स चेक, चलो चेक करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे दिखाओ, देखो क्या है, क्लोरीन रेडिकल ने पकड़ा मीथेन को, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बन गया और यहाँ पे HCl, राइट। ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पे डेल्टा एच निकालनी है। सो दैट्स क्वाइट इजी। देखो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगी, आपको बस क्या करना है, फॉर दिस स्टेप आपको पहचानना है कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा बॉन्ड बना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली एक CH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एक CH बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या हुआ, एक HCl का बॉन्ड बनेगा। बस, तो मतलब आप सिंपली क्या देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड को आपको तोड़ना है, CH बॉन्ड को। तो CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 105 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। और जब HCl का बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -103। ठीक है, तो बस, तो मतलब यहाँ पे अगर हम चलें, सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी रिक्वायर्ड एनर्जी +105, और जब ये बॉन्ड बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -103। तो मतलब एनर्जी का चेंज कितना आया, देखो रिएक्टेंट के केस में यू हैव 105 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, माइनस ऐसे भी कर सकते हो, प्लस -103, है ना। यहाँ ऐसे कर सकते हो कि दोनों की BD सिंपली माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज माइनस कर दी। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट साइड पे है, ये रिएक्टेंट साइड पे है। सो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 2। सो दिस विल बी 2 किलो कैलोरीज पर मोल सिंपली, है ना। मतलब बेटा ये वाला स्टेप आपका एंडोथर्मिक है ना कि एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसकी डेल्टा एच पॉजिटिव आई। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन कि जो प्रोपेगेशन स्टेप है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो रादर एंडोथर्मिक है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अगला देखो, अगला दूसरे प्रोपेगेशन स्टेप की बात हो रही है, ये वाले की।
सो ये प्रोपिगेशन स्टेप 1 है, ये प्रोपिगेशन स्टेप 2 है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ है, मिथाइल फ्लोराइड बन रहा है, ठीक है। सो क्या कह रहा है, इट इज एंडोथर्मिक विद डेल्टा एच नॉट इज दिस, है ना। सो लेट्स सी कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। सो करते हैं फटाफट। सो ये मेरा प्रोपिगेशन स्टेप 1 था। चलो, तो प्रोपिगेशन स्टेप 2 क्या है बेटा, ये आपका जो मिथाइल रेडिकल है इसने क्लोरीन को पकड़ा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया, साथ में क्लोरीन रेडिकल। तो यहाँ पे देखो बेटा, बहुत सिंपल है। इस केस में क्या है आपका CCl का बॉन्ड टूटा है, देखो ना, सो बॉन्ड टूटेगा, सो आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। CCl बॉन्ड के टूटने जितनी, कितनी थी वो, 58 थी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एच की बात करूँ, सो ये बॉन्ड आपने तोड़ा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट की कितनी है, 58 है। डेटा से चेक करो, 58 है, ठीक है। माइनस ये आपका बना है, देखो कौन सा बॉन्ड बन गया, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बन गया, है ना। तो क्या होगा, माइनस इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दे रखी है 85, ठीक है। सो रिएक्टेंट की माइनस प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की 85 है, रिएक्टेंट की 58 है। तो ये कितना आएगा बेटा, दिस विल बी माइनस ऑफ 27 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। सो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस इज बेसिकली द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो इसकी माइनस जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में किसकी, कार्बन क्लोरीन की, ठीक है। स्लाइड तो -27 आया, तो -27 मतलब बेटा ये वाला स्टेप तो आपका एक्सोथर्मिक है ना। सो उल्टा ही दे रखा था, मतलब वहाँ पे दे रखा है ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है, ना ना ये वाला स्टेप रादर एक्सोथर्मिक है, और इसका डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑब्वियसली दिस विल बी ऑप्शन डी, जो बच गई, है ना। ये किसके बारे कह रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा है, जो ऊपर इक्वेशन लिख रखी है वो ओवरऑल रिएक्शन की है, ये तो मैकेनिज्म हो गया ना इंडिविजुअल स्टेप्स। तो ओवरऑल रिएक्शन इट इज सेइंग इट इज एक्सोथर्मिक, जिसका डेल्टा एच नॉट आपके पास है -25 किलो कैलोरीज पर मोल। सो लेट्स चेक ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं। ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास जो मीथेन है प्लस क्लोरीन ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मिथाइल क्लोराइड एंड HCl। आपको पता है कि जब आप हेलोजिनेशन कराते हो ना एल्केन की, तो एक्सोथर्मिक आती है वो, पर्टिकुलरली क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन के लिए, है ना। फ्लोरीन के लिए तो हाईली एक्सोथर्मिक आती है, देन क्लोरीन के लिए भी आती है, ब्रोमीन के लिए काफ़ी लेस एक्सोथर्मिक रहती है वो। रीज़न क्या है उसका, देखो अगर मैं रिएक्शन को देखूं, तो सबसे पहले देखो मेरे को रिएक्शन को देखना है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूँ, ये वाला, और यहाँ पे मैं क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl का बॉन्ड बन रहा है। बस यही तो आइडेंटिफाई करना है, जिसका मतलब है आपके पास इस ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होगी, दैट विल बी सिंपली जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट्स में, इसकी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH बॉन्ड की, minus you have to take the bond dissociation energy of HCl and you have to take here products में bond dissociation energy कार्बन क्लोरीन की। तो बस यहाँ से मैं निकाल लूंगा, तो देखो फटाफट पुट करो वैल्यूज को। देखो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड था 58 थी उसकी, ठीक है। CH बॉन्ड है उसकी 105 है, माइनस, अब यहाँ पे अगर माइनस डाल दिया ना, तो आपको यहाँ पे प्लस में ही वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। यहाँ प्लस करके माइनस में वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ माइनस करके आपको यहाँ पे प्लस में ही वैल्यूज पुट करनी है। तो HCl की आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी, HCl के केस में आपके पास बेटा थी 103, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी है 85, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 58 प्लस 105 माइनस 103 माइनस 85। तो क्लियरली यहाँ पे आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी -25 किलो कैलोरीज पर मोल। मतलब ओवरऑल रिएक्शन बेटा आपका एक्सोथर्मिक है।
ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि एक मोर स्टेबल, आप ऐसे बोल सकते हो, देखो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड था, है ना, वो टूटा और एक ज्यादा स्टेबल कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बना, और यहाँ पे क्या हुआ, HCl का बॉन्ड बना, उसकी देखो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है ना। तो ओवरऑल यू कैन से कि ओवरऑल क्या मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि आपके थोड़े ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं जिनकी BD ज़्यादा है, इस कारण ओवरऑल डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, ठीक है। सो बस, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सो मतलब दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, जो आपकी स्टेटमेंट डी है, दैट रिएक्शन ओवरऑल इज एक्सोथर्मिक, जिसका डेल्टा एच नॉट कितना आया, -25 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर डी है, यहाँ पे लिख देते हैं। सो इसका आंसर क्या हो गया, डी, राइट। सो डी इज द आंसर। और जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए। दोनों हमने पैराग्राफ के थ्रू कर लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और डिस्कशन एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और बाकी क्वेश्चंस में डाउट हैं थर्मो के फ्रॉम जेईई एडवांस पेपर 2020 से 2025, है ना, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल से, ठीक है। सो देन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।